तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे हमें 19वीं सदी के यूरोप की एक बड़ी उथल-पुथल भरी कहानी की तरफ ले जाते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत होती है कह सकते हैं एक सपने से। वो फ्रेडरिक सोरियो वाली पेंटिंग 1848 की। जी हाँ, वही 4 प्रिंट्स की एक श्रृंखला थी जिसमें उन्होंने दुनिया को लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के तौर पर देखा। एक तस्वीर में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं आजादी की मूर्ति को सलाम करते हुए। ये पेंटिंग तो मतलब एक उम्मीद दिखाती है, लेकिन असल में 19वीं सदी का यूरोप तो बड़े बदलावों और संघर्षों का दौर था। बिल्कुल, पुराने बहुराष्ट्रीय साम्राज्य टूट रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे नए राष्ट्र राज्य। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रवाद का विचार आखिर पनपा कैसे और यूरोप पर इसका क्या असर हुआ। और अगर पहली बड़ी चिंगारी की बात करें तो वो तो फ्रांसीसी क्रांति ही थी, 1789 वाली। हाँ, वहीं से राष्ट्रवाद की पहली साफ झलक मिलती है जब राजशाही हटाकर ये कहा गया कि भाई अब संप्रभुता राजा की नहीं बल्कि नागरिकों के समूह की होगी। अच्छा, तो ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था। नहीं, ये सोच बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। जैसे लापात्री यानी पितृभूमि और ल सितवाइयां यानी नागरिक, ये नए विचार आए। मतलब अब वफादारी राजा से नहीं, देश से। बिल्कुल, देश और देशवासियों से। एक नया फ्रांसीसी झंडा आया, तिरंगा, नेशनल असेंबली बनी। कोशिश हुई कि पूरे देश में एक जैसे कानून हो, एक ही तरह के वजन और माप हो। और भाषा का भी कुछ था ना, पेरिस वाली फ्रेंच को बढ़ावा दिया गया। हाँ, क्षेत्रीय बोलियों को पीछे करके फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हुई। ये सब एक सामूहिक पहचान बनाने के तरीके थे। क्रांतिकारियों का तो मिशन बन गया था कि पूरे यूरोप को निरंकुशता से मुक्त कराना है। फिर नेपोलियन आ गए, उन्होंने तो क्रांति के कई आदर्शों को पलट दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। नेपोलियन ने लोकतंत्र तो खत्म किया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कई ऐसे सुधार किए जो क्रांति के विचारों से ही निकले थे। जैसे वो 1804 का नेपोलियन कोड। जी, उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर माना गया और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। और ये कोड सिर्फ फ्रांस तक नहीं रहा। नहीं, नेपोलियन की सेनाएं जहां जहां गईं, ये सुधार साथ ले गईं। प्रशासनिक बंटवारे आसान किए, सामंती व्यवस्था खत्म की, व्यापार में जो गिल्ड की रुकावटें थीं वो हटाईं। तो शुरू में तो लोगों ने स्वागत किया होगा, आजादी के दूत की तरह। हाँ, कई जगह हुआ भी, लगा कि चलो पुरानी व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिर जल्दी लोगों को एहसास हुआ कि साथ में भारी टैक्स भी आ गए हैं, सेंसरशिप है और सबसे बुरा, सेना में जबरदन भर्ती। तो वो शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया। बिल्कुल, विरोध शुरू हो गया। और ये समझना जरूरी है कि इस सबसे पहले यूरोप कैसा था। कोई राष्ट्र राज्य तो थे नहीं। हाँ, वो तो राजाओं, डची, कैंटन इन सब में बटा हुआ था। सही। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य को देखिए, उसमें कितने अलग अलग तरह के लोग, अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग संस्कृतियों वाले लोग रहते थे। उन्हें जोड़ने वाली कड़ी सिर्फ सम्राट के प्रति वफादारी थी। और समाज भी बटा हुआ था, एक तरफ जमीन वाले अमीर कुलीन लोग, दूसरी तरफ किसान। हाँ, कुलीन वर्ग संख्या में कम था पर ताकतवर था, और किसान, खासकर पूर्वी और मध्य यूरोप में, वो तो लगभग भूदास थे। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति हुई और नए सामाजिक समूह सामने आए, जैसे मजदूर वर्ग और वो नया मध्यम वर्ग। जी, मध्यम वर्ग यानी उद्योगपति, व्यापारी, वकील, डॉक्टर जैसे पेशेवर लोग। ये पढ़े लिखे थे, उदारवादी विचारों वाले थे, और इन्हीं लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार, मतलब एक राष्ट्र होने का विचार, तेजी से फैला। उदार राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जी, इसका मतलब क्या था उनके लिए? उनके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आजादी, कानून के सामने बराबरी, सरकार जो बने वो लोगों की सहमति से बने, संविधान हो और निजी संपत्ति सुरक्षित हो। लेकिन वोट देने का अधिकार सबको नहीं था शायद। नहीं, वो अभी सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों तक ही सीमित था। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था बाजारों की मुक्ति, मतलब राज्य जो व्यापार पर रोक टोक लगाता है वो खत्म हो। इसका कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण है 1834 का ज़ोलवेराइन। ये प्रशिया की पहल पर बना था, एक जर्मन राज्यों का कस्टम यूनियन। अच्छा, इसने क्या किया? इसने राज्यों के बीच लगने वाले टैक्स बैरियर खत्म कर दिए, मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी, रेलवे का नेटवर्क बढ़ा। ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं था, इसने लोगों को जोड़ा। हाँ, इसने जर्मन भाषी इलाकों के लोगों में पहली बार एक तरह की आर्थिक एकता की भावना जगाई, जिसने राष्ट्रीय भावनाओं को और मजबूत किया। लेकिन फिर 1815 में नेपोलियन की हार हुई और वियना में पुरानी ताकतें फिर से इकट्ठा हुई। हाँ, वियना संधि। उसका मकसद था नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उन्हें पलट देना।
पुराने राजवंशों को गद्दी पर वापस बिठाया गया, फ्रांस के आसपास नए राज्य बना दिए गए ताकि वो फिर ना फैल सकें। मतलब रूढ़िवाद का दौर। बिल्कुल। कोशिश थी कि राजशाही, चर्च, समाज का पुराना ढांचा ये सब बना रहे। सेंसरशिप लगा दी गई, विरोध की आवाज दबाने की कोशिश हुई। तो फिर उदारवादी और राष्ट्रवादी कहाँ गए? वो अंडरग्राउंड हो गए, गुप्त संगठन बनने लगे, जैसे इटली में कार्बोनारी। और यहीं पर गियुसेप मैसिनी जैसे क्रांतिकारी सामने आए। मैत्सिनी, हाँ, यंग इटली, यंग यूरोप। जी। मैत्सिनी मानते थे कि राष्ट्र तो भगवान की बनाई हुई स्वाभाविक इकाइयां हैं। उन्होंने इटली को एक करने पर बहुत जोर दिया और रूढ़िवादी उनसे बहुत डरते थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच ने तो उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। बाप रे, इतना डर। हाँ, क्योंकि ये विचार मौजूदा व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती थे। और इसी समय में संस्कृति, कला, संगीत, इनका भी कुछ योगदान रहा राष्ट्रवाद को फैलाने में, जिसे रोमांटिकतावाद न कहते हैं। बहुत ज्यादा। रोमांटिकतावाद ने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं पर, साझा इतिहास और लोक संस्कृति पर जोर दिया। जैसे वो जर्मन विचारक हर्डर थे। हाँ, योहान गॉटफ्रीड हर्डर। उनका मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति या राष्ट्र की आत्मा, जिसे वो वॉल्सगाइस्ट कहते थे, वो आम लोगों, दासफॉल्क के लोकगीतों, लोक कथाओं में बसती है। तो स्थानीय भाषाएं, लोक कला, ये सब महत्वपूर्ण हो गए। बिल्कुल। जैसे पोलैंड का उदाहरण लीजिए। पोलैंड पर रूस का कब्जा था, तो वहाँ पोलिश भाषा का इस्तेमाल, लोक नृत्यों का प्रदर्शन, ये सब रूसी प्रभुत्व के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। लेकिन फिर 1830 और 1848 में दोबारा क्रांतियां हुई। इस बार क्या सिर्फ विचारों की लड़ाई थी या कुछ और भी था? इस बार भूख, गरीबी और बेरोजगारी का बहुत बड़ा हाथ था। 1830 का दशक यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाइयों का साल था। आबादी बढ़ रही थी, नौकरियां थी नहीं, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही थीं। तो लोग सड़कों पर उतर आए? हाँ, 1848 में पेरिस में विद्रोह हुआ, राजा को भागना पड़ा, गणतंत्र घोषित हुआ और सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। दूसरी जगहों पर भी विद्रोह हुए, जैसे सिलेजिया में बुनकरों का विद्रोह हुआ 1845 में। और 1848 में उदारवादियों ने भी कोशिश की। जर्मनी में वो फ्रैंकफर्ट संसद वाली बात। जी, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, हर जगह मध्य वर्ग के उदारवादियों ने संविधान और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग उठाई। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में एक संसद बुलाई गई, उन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट भी तैयार किया। पर वो सफल नहीं हुआ। नहीं, राजा ने उसे मानने से इनकार कर दिया और सेना ने उसे दबा दिया। इन क्रांतियों में महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार फिर भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर 1848 की क्रांतियां असफल रहीं। लेकिन कुछ तो बदला होगा। हाँ, भले ही क्रांतियां दब गईं, लेकिन पुराने राजाओं को ये समझ आ गया कि अब कुछ रियायतें देनी पड़ेंगी। जैसे कई जगह भूदास प्रथा खत्म कर दी गई, हंगरी को कुछ स्वायत्तता मिली। तो इसके बाद राष्ट्र राज्यों का निर्माण कैसे हुआ? जैसे जर्मनी और इटली, क्या ये उदारवादियों की वजह से हुआ? यहीं पर कहानी थोड़ी पलटती है। 1848 के बाद राष्ट्रवाद का झंडा उदारवादियों के हाथ से निकलकर रूढ़िवादी ताकतों के हाथ में आ गया। उन्होंने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए किया। मतलब बिस्मार्क? हाँ, जर्मनी का एकीकरण प्रशिया के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। उन्होंने सेना और नौकरशाही की मदद ली और 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ। और जीत गए? हाँ, और 1871 में वर्साई के महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और इटली? वो तो कई हिस्सों में बटा हुआ था। बिल्कुल। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के नेतृत्व में हुआ। वहां के मंत्री थे काबूर, जो बहुत चतुर कूटनीतिज्ञ थे, और साथ में थे गियुसेप गैरिबाल्डी, जिनके हथियारबंद स्वयंसेवकों ने दक्षिण इटली को जीता। तो यहाँ भी युद्ध और कूटनीति? जी। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? वो ला तालिया वाला किस्सा। कहते हैं कि गैरिबाल्डी की सेना में लड़ने वाले बहुत सारे किसान अनपढ़ थे और उन्हें पता ही नहीं था कि इटालिया क्या है। वो सोचते थे कि ला तालिया शायद राजा विक्टर इमैनुएल की पत्नी का नाम है। अच्छा, मतलब राष्ट्रवाद का विचार आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं था। बहुत बड़े हिस्से तक नहीं। ये अक्सर पढ़े लिखे ऊंचे तबके का ही विचार था।
ब्रिटेन का मामला तो और भी अलग था। वहां तो कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई। नहीं, वहां ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। इंग्लैंड ने पहले वेल्स को मिलाया, फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए स्कॉटलैंड को साथ लिया और फिर 1801 में बलपूर्वक आयरलैंड का विलय कर लिया और एक प्रमुख अंग्रेजी संस्कृति के जरिए ब्रिटिश राष्ट्र को गढ़ा गया। और फिर इन राष्ट्रों को एक मानवीय रूप देने की कोशिश हुई, जैसे फ्रांस के लिए मारियान। हाँ, और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये राष्ट्र को एक चेहरा देने, उसे लोगों के करीब लाने का तरीका था। मारियान की छवि में लाल टोपी, तिरंगा जैसे आज़ादी और गणतंत्र के प्रतीक होते थे। जर्मेनिया बलूत के पत्तों का मुकुट पहनती थी, जो वीरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन सदी के आखिर तक आते आते ये राष्ट्रवाद का रूप कुछ बदला भी। हाँ, 19वीं सदी के आखिरी चौथाई तक राष्ट्रवाद अब उतना उदारवादी और लोकतांत्रिक नहीं रहा। वो ज्यादा उग्र, असहिष्णु और युद्धोन्मुख हो गया। और साम्राज्यवाद से जुड़ गया। बिल्कुल, हर बड़ा यूरोपीय देश अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल इसके लिए किया जाने लगा। इसका सबसे विस्फोटक रूप हमें बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिलता है। बाल्कन, जहां ऑटोगन साम्राज्य का शासन था। हाँ, वो इलाका जातीय और भौगोलिक रूप से बहुत विविध था। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, वहां की अलग अलग स्लाव राष्ट्रीयताएं आजादी के लिए लड़ने लगी। और फिर बड़ी ताकतें कूद पड़ी। हाँ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की होड़ में लग गए। इससे बाल्कन क्षेत्र बहुत अस्थिर हो गया, कई युद्ध हुए और आखिरकार यही तनाव पहले विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण बना। तो वो जो सोर्यू का सपना था, लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का, वो एक तरह से राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के गठजोड़ से एक भयानक हकीकत में बदल गया। हाँ, कह सकते हैं। राष्ट्रवाद जो कभी मुक्ति का जरिया बना था, वही बड़ी शक्तियों की होड़ और आक्रामक नीतियों के चलते टकराव और विनाश का कारण भी बन गया। लेकिन इसका असर सिर्फ यूरोप तक नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में जो देश यूरोपीय शक्तियों के गुलाम थे, वहां भी राष्ट्रवादी आंदोलन खड़े हुए। उन्होंने यूरोप से राष्ट्रवाद का विचार तो लिया, लेकिन उसे अपनी जरूरतों और संस्कृतियों के हिसाब से ढाला और उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये थी यूरोप में राष्ट्रवाद के बनने, बिगड़ने और फैलने की कहानी। एक सपने से शुरू होकर क्रांति, युद्ध, राजनीति और फिर पूरी दुनिया पर असर डालने तक। जी, एक जटिल और बहुस्तरीय कहानी। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि 19वीं सदी की जो राष्ट्र निर्माण की विरासत है, जिसमें आदर्श भी थे, संघर्ष भी था और सत्ता की राजनीति भी थी, वो आज भी दुनिया भर के देश खुद को कैसे देखते हैं और एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, इस पर कितना गहरा असर डालती है।